मैं जवान गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सरपंच का लड़का जो लड़की खूबसूरत होती थी वो उसे ही अपना शिकार बनाता था। उससे गांव के सारे लोग बहुत डरते थे। एक दिन सरपंच का लड़का मुझे देख लेता तभी से वो मेरे पीछे पड़ जाता है। लेकिन मैंने चालाकी से शादी शहर में कर लेती हूँ, लेकिन वो मुझे वहाँ से भी किडनैप करवा लेता है। फिर मुझे वो अपने रूम में ले जाता है, मेरे साथ कुछ ऐसा करता है कि मेरे होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सुनते हैं कहानी कैसे क्या हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कनक है। मेरा जन्म छोटे से गांव में हुआ था जहां मेरे माता पिता किसान थे। मेरे पिता का नाम राजेंद्र और माता का नाम रामदुलारी था। मेरे पिता की एक साइकिल की दुकान थी। वह रोज इस दुकान पर जाया करते और काम किया करते। रात होते ही मेरे पिताजी घर लौट आते और जो थोड़े बहुत रुपए कमाते उनके साथ सब्जी ले आते। ऐसे ही मेरे घर का गुजारा चल रहा था। मेरी एक छोटी बहन भी थी। उसका नाम अंजलि था। घर में उसे अंजलि का कर कोई नहीं पुकारता था, क्योंकि वह सबकी लाज दुलारी थी। सब लोग उसे बहुत प्यार किया करते थे, इसलिए उसे सब लोग छोटी छोटी का कर पुकारते थे। मैं दिखने में बहुत सुंदर थी ऐसा लोग बोलते थे। मेरी कुछ सहेलियां भी थी जो मेरे साथ खेत जाया करते थे। पापा मेरी साइकिल का काम किया करते थे, इसलिए खेत पर मैं ही चली जाया करती वहां देखरेख करने के लिए। मेरे पिता को सुबह ही सुबह जाना पड़ता था दुकान पर, तो वह लंच नहीं ले जा पाए थे, क्योंकि इतनी जल्दी घर में खाना नहीं बन पाता था। इसलिए उनका लंच जब मैं खेत पर जाया करती तो उधर से ही उन्हें पकड़ा दिया करती थी। मेरी माँ ने गरम गरम खाना बनाया था और मुझसे कहने लगी, जाओ कनक ये खाना पापा को दे देना और उनसे कह देना अभी खाना गर्म है, खा लो जल्दी से। मैं खाना को लेकर खेत की तरफ चल देता हूँ। इस तरफ मेरी पापा की दुकान भी थी, तो मैं उसे खाना को पापा को थमा देती हूँ और उनसे कहती हूँ, मम्मी ने कहा है जल्दी खाना खा लेना, अभी खाना गर्म है। तो मेरे पापा कहने लगे, ठीक है बेटी मैं जल्दी ही खा लूँगा। साइकिल अभी 2-3 और खड़ी थी, तो शायद पापा वह सब साइकिल बनकर ही खाना खाएंगे। मैंने कहा, मैं ऐसे खेत पर नहीं जाऊंगी जब तक आप खाना खाओगे नहीं। तो पापा हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा लंच खोलो अभी खाते हैं। तो मैं लंच खोलती हूँ और पापा लंच को फिनिश कर देते हैं। पापा के हाथ बहुत काले थे क्योंकि उसमें ग्रीस वगैरह लगी हुई थी। बहुत टाइम तो उन्हें हाथ धोने में लगा, क्योंकि वह हाथ साफ ही नहीं हो रहे थे। पापा मेरे इतना मेहनत किया करते थे हम लोगों के लिए। पापा जब खाना खाकर फिर साइकिल बनाने लगते हैं तो मुझे कहते हैं, जाओ बेटा अब खेत पर देख लो जाकर फसलें सही है या नहीं। मैंने कहा ठीक है और मैं खेत की तरफ चल देती हूँ। मेरी दोस्त पहले ही खेत पर पहुंच चुकी थी। मैं जब खेत पर पहुंचती हूँ तो मेरी दोस्त और मैं बहुत बातें करते हैं और बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। सब लोग यही कहा करते थे कि तुम बहुत मजाक करती हो और सब लोग मेरे मजाक पर बहुत हंसा करते थे। सब लोगों को बहुत मजा आती थी मेरी बातों पर। मेरे गांव में एक सरपंच भी था और उसका एक बेटा था। वह कहने को तो सरपंच था, लेकिन उसके कारनामे सरपंच वाले नहीं थे। सरपंच और सरपंच का बेटा दोनों ही दबंग थे। सब गांव के सरपंच तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन मेरे गांव के सरपंच तो पूछो ही मत कितने बिगड़े हुए हैं। वह सरपंच नहीं, सरपंच के नाम पर कलंक है। सरपंच का नाम राजबहादुर था और उसके बेटे का नाम पीयूष था। सरपंच गांव का मसीहा होता है, लेकिन इस गांव में सरपंच गरीबों को पैरों की जूती समझता था और उन्हें बहुत डरा धमका के रखता था। गांव के लोग राजबहादुर और उसके बेटे पीयूष से बहुत डरते थे। सरपंच गांव में बहुत कम ही रुक करता था, वह हमेशा बाहर ही इधर उधर जाया करता था। सरपंच का घर बहुत आलीशान और उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, तो उसका बेटा और वह बहुत अय्याशियां करते हैं। सरपंच के घर में बहुत लड़कियां नौकरी किया करती थी। लड़कियों को सरपंच के घर में काम करने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी के कारण उसके घर में काम करना पड़ता था। इसी चीज का वह और उसका बेटा हमेशा फायदा उठाया करते थे। सरपंच के घर में वह और उसका बेटा ही रहा करते थे और उसके फैमिली में कोई भी नहीं था। लोग कहते थे कि यह बहुत दबंग है, तो उनके घर वाले इनसे दूर एक शहर में रहते हैं। उन्होंने इससे रिश्ते नाते सब तोड़ लिए हैं और सरपंच की बीवी पीयूष को जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई। पीयूष का लालन पालन उसके पिता राजबहादुर ने ही किया था। वह जब 20 साल का हो जाता है तो उससे मेरा सामना होता है। मैं पीयूष को पहले कभी नहीं देखा था। मैं और मेरी दोस्त पारुल खेत से काम करके घर आ रहे थे। तभी बीच में एक गाड़ी से एक लड़का उतरता है और वह हम लोगों से कहा लगता है कि तुम लोग अकेले कहाँ जा रहे हो। मुझे पता नहीं था कि यह लड़का कौन है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था।
पारुल उसे देखते ही कांपने लगती है और वह मुझे इशारों से कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं उसके इशारे समझ नहीं पा रही थी। शायद पारुल उस लड़के को जानती है, मुझे ऐसा लग रहा था। जब वह मुझसे कहता है तुम कहाँ रहती हो और तुम लोग अकेले कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा तुमसे कुछ मतलब, हम लोग कहीं भी जाएं, तुम्हें क्या। पारुल कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैं ही उस लड़के से बात कर रही थी। हम लोगों को घर आने में देर हो रही थी, तो मैंने उस लड़के को धक्का दिया और वह हट गया और हम लोग आगे बढ़ चले। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। पारुल बार बार पीछे देखकर डर रही थी। मैंने उससे पूछा तू इतना डर क्यों रही है, तो उसने बताया तो इसे जानती नहीं है क्या। मैंने कहा कौन है यह, मैं तो नहीं जानती हूँ इसे। तो पारुल कहने लगी अरे पागल, यही सरपंच का लड़का है। इतना सुनते ही मैं तेज तेज चलने लगी ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। अब मुझे भी बहुत डर लग रहा था क्योंकि वह इंसान नहीं, दरिंदा था। वह सुंदर लड़कियों को अपना बनाकर उनके साथ गलत काम किया करता था, ऐसा मेरी दोस्त पारुल बता रही थी। पारुल ने कहा तूने शायद ध्यान नहीं दिया था, उस टाइम वह तेरी तरफ बार बार देखकर मुस्कुरा रहा था। क्योंकि तू इतनी सुंदर है इसीलिए वह तेरी तरफ देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र तेरे पैर ठीक नहीं लग रही थी मुझे। मैंने एक बार पीछे और देखा तो वह फिर से मुस्कुरा रहा था। हम लोग तेज चलते हुए अपने घर आ जाते हैं और जब गेट खटखटा रहे थे तो मेरी माँ गेट खोलने के लिए बाहर आते हैं और हम लोगों की बहुत तेज तेज सांस चल रहे थे। तो मेरी माँ कहने लगी क्या हुआ बेटी, तुम लोगों को क्या बीच में कोई जंगली जानवर मिल गया था क्या, जो इतना डरी हुई हो और इतनी सांसें तेज चल रही है। मैंने कहा हाँ माँ, हम लोगों को बीच में जंगली जानवर मिल गया था, इसलिए हम लोग डर रहे थे और दौड़ते दौड़ते आए हैं, इसलिए हम लोगों की सांसें तेज तेज चल रही है। पारुल ने मुझसे कहा चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो वह अपने घर चली जाती है और मैं अपने घर आ जाती हूँ। अगले दिन मैं फिर से खेत जाती हूँ अपनी दोस्त के साथ, तो वह सरपंच का लड़का रास्ते में ही आज फिर मिल जाता है और वह मेरा रास्ता रोक लेता है और मुझसे कहता है तुम कहाँ जा रही हो और तुम क्या खेत में काम करती हो। इतनी खूबसूरत लड़कियां खेतों में काम करते हुए अच्छी नहीं लगते हैं, तुम खेतों में काम ना किया करो। और भी बहुत सारी बातें उसने मुझसे की। मैं अब उससे कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैं अब उससे बहुत डरी हुई थी। मैं उसको इग्नोर करते हुए और उसकी बात ना सुनते हुए आगे बढ़ा जाती हूँ। हमारे गांव में एक कैंप लगा हुआ था जिसमें एक डॉक्टर और 3 नर्स मौजूद थी। वह हम लोगों को फ्री में चेकअप करते हैं और फ्री में ही दवाई दिया करते थे। ये बात मेरे पिताजी को जब पता चलती है तो मेरे पिताजी तुरंत ही मुझे और मेरी माँ और मेरी छोटी बहन को ले जाकर चेकअप और दवाई करने के लिए कैंप की ओर चल देते हैं। कैंप में पहुंचते ही मैं देखती हूँ वहाँ एक डॉक्टर और 3 नर्स थे। डॉक्टर देखने में बहुत हैंडसम था, उसका नाम अशोक था। अशोक को सब लोग बहुत इज्जत दे रहे थे क्योंकि वह फ्री में सबका इलाज कर रहा था। लेकिन सरपंच का लड़का जब देखो मेरे पीछे ही पड़ा रहता था। मैं जहाँ भी जाती हूँ वह मेरे पीछे पीछे ही आ जाता है, लेकिन मैं उसे इग्नोर हमेशा करती रहती थी और वह सरपंच का लड़का यहाँ भी आ जाता है। मैंने अपनी मम्मी पापा को कहा आप चलते हैं ना मम्मी पापा, काफ़ी देर भी हो गई है और हम लोगों को दवाइयाँ भी मिल गए हैं, तुम मेरी मम्मी पापा घर के लिए चल देते हैं। रात में मेरे पापा को चेस्ट में बहुत तेज दर्द होता है। रात के 2 बजे बज रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है था कि इतनी रात में करूं तो करूं क्या। मेरी मम्मी भी बहुत झगड़ा रही थी कि पापा को आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। मेरी छोटी बहन सो रही थी। मैं तुरंत ही फ़ोन ढूंढती हूँ और टॉर्च ऑन करती हूँ। मैं कैंप वाली डॉक्टर को बुलाने जा रही थी। मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरी मम्मी कहते हैं बेटी कहाँ जा रहे हो इतनी रात में। मैंने कहा मैं कैंप वाले डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, अब वही हम लोगों की मदद करेंगे। तो मेरी मम्मी कहने लगी इतनी रात को तुम अकेले ना जाओ, तुम घर पर रहो, मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं चली जाऊंगी। मैं बाहर निकलती हूँ तो बाहर बहुत ठंडी लग रही थी, तो मैं तुरंत ही घर आकर स्वेटर पहनती हूँ और पहनकर कैंप वाले डॉक्टर को बुलाने चल देती हूँ। रात बहुत थी तो कुत्ते भी बहुत भौंक रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, सुनसान रोड थी। मैं डरते डरते डॉक्टर के कैंप पर पहुंच जाती हूँ। पहुंचने के बाद मैं डॉक्टर को बताती हूँ कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, चल के देख लो जल्दी। तो कैंप वाले डॉक्टर तुरंत हूँ मेरे साथ मेरे घर आते हैं और मेरे पापा का चेकअप करते हैं। चेकअप हो जाने के बाद मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ कि डॉक्टर साहब पता चला क्या हुआ है। तो डॉक्टर साहब करते हैं इन्हें ठंड लग गई है, इनको गर्म पानी पिलाओ, और वह दवाई भी देते हैं और डॉक्टर साहब अपने काम के लिए मेरे घर से निकल लेते हैं। पापा के चेस्ट में दर्द था तो वह थोड़ी देर में सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो उठते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
मैं शुक्रिया अदा करने के लिए डॉक्टर के कैंप पर जाते हैं। डॉक्टर से धन्यवाद करती हूँ तो डॉक्टर कहते हैं अरे ये तो मेरा फर्ज है, और यह कहकर वह मरीज को दवा देने में बिजी हो जाती है। सरपंच का लड़का जब देखो पीछे पीछे ही घूमता रहता था। मुझे तो उसकी मुस्कुराहट से बहुत डर लगता था। मैं 2-3 में पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं खेत पर नहीं गई तो सरपंच का लड़का मेरे घर के आसपास पहरा देने लगा। जब देखो आसपास ही घूमता फिरता रहता था। सब लोग उसे बहुत डरते थे। जब मेरे पापा बाहर निकलते तो लोग कहते कि यह सरपंच का लड़का तुम्हारे घर के आसपास क्यों टहलता रहता है। तो उन्होंने नोटिस किया, मेरे दोस्त के पापा ने उन्हें बताया वह तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारे आसपास घर की टहलता रहता है, क्योंकि मेरी बेटी बता रही थी कि जब वह खेत जाती है तो वह उसे छेड़ता है और तंग भी करता है। जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो वह बहुत डर गए और उन्होंने मुझे ये सवाल किया। मैंने उन्हें सच सच सब बता दिया। तो मेरे पिताजी कहने लगे तुम्हें छुपाने की क्या जरूरत थी, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों, मुझे बताना चाहिए था ना। वह कितना खतरनाक इंसान है तुम्हें पता भी है, अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। मेरे पापा ने घर से बाहर निकलना मेरा बंद करवा दिया था और खेत पर जाना भी बंद करवा दिया था। तो मेरी दोस्त एक दिन मेरे घर पर आती है और कहती है क्या हुआ कनक, अब तुम खेत भी नहीं आती हो और मेरे घर पर भी नहीं आती हो, कोई बात हो गई है क्या। मैंने उसे भी सारी बात बता दी तो वह कहने लगी चलो ठीक है, सरपंच का लड़का वैसे भी बहुत खतरनाक है, उसकी तुम्हारे ऊपर नज़र भी बहुत गलत है। मैं अपने दोस्त से कहती हूँ लेकिन यार मैं अकेले घर पर बोर हो जाती हूँ, मुझे अकेले घर पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरी दोस्त कहने लगी मैं अभी कैंप वाले डॉक्टर के पास जा रही हूँ अपना चेकअप करवाने। तो मैंने कहा मैं भी चलूं क्या, तो मेरी दोस्त कहने लगी तुम्हारे पापा ने तो मना कर रखा है बाहर निकलना। तो मैंने कहा ही डॉक्टर का कैंप थोड़ी ही तो दूर है, इतनी दूर तो जा ही सकते हैं। मेरी दोस्त कहने लगी अगर तुझे बीच में सरपंच का लड़का मिल गया तो क्या करोगी। मैंने कहा अरे नहीं मिलेगा, पास में ही तो जाना है। और हम लोग कैंप वाले डॉक्टर के पास अपनी दोस्त का चेकअप करवाने के लिए निकल जाते हैं। जब मैं और मेरी दोस्त डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो मेरी दोस्त डॉक्टर साहब से चेकअप करवाने लगती है। मैं पास में ही बैठी थी तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी बातें की। वह कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया और उन्होंने भी अपना नाम बताया। डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं और तुम्हारा गांव भी अच्छा ही होगा। मैं डॉक्टर साहब से कहा तुमने अभी तक मेरा गांव घुमा नहीं है क्या। तो डॉक्टर साहब कहने लगी अभी कहाँ, मुझे यहाँ पता ही क्या है तुम्हें घूमने जाऊं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कल मैं आऊंगी तो हम लोग तुम्हें अपना गांव घुमाएंगे। मैं और मेरी दोस्त घर आ जाती हूँ। मेरी दोस्त मुझसे कह रही थी तेरे पिताजी ने बाहर निकालने के लिए मना कर रखा है तो तुम उसे डॉक्टर को कैसे घूम सकती हो बाहर। मैंने कहा डॉक्टर ने मेरी बहुत मदद की है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ डॉक्टर के लिए। अगले दिन मैं डॉक्टर के कैंप पर गई और उन्हें लेकर खेतों की तरफ निकल गई। इस बीच हमारे बहुत सारी बातें हुई। डॉक्टर साहब ने मेरी फैमिली के बारे में पूछा, मैंने उनके फैमिली के बारे में पूछा। डॉक्टर साहब कहने लगे मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। हम लोगों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ तक डॉक्टर साहब ने मेरा पर्सनल नंबर भी ले लिया था। मैंने भी खुशी खुशी डॉक्टर साहब को अपना पर्सनल नंबर दे दिया। डॉक्टर साहब एक आम के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने उसमें आम लगे देखे तो उन्होंने मुझसे कहा मुझे आम का अचार बहुत पसंद है। मेरी माँ मुझे बचपन में आम का अचार बनाकर खिलाया करते थे, लेकिन अब मुझे नसीब ही नहीं होता, मेरी फूटी किस्मत। ऐसे ही बातें करते हम लोग घर वापस आ जाते हैं। 2-3 दिन मैं घर से बाहर निकलते नहीं हूँ तो सरपंच का लड़का तो समझ ही गया था कि मुझ पर मेरे पापा ने बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। डॉक्टर साहब को पता नहीं था कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ तो वह खुद ही मेरे घर पर दवाई लेकर आ जाते हैं मुझसे मिलने के बहाने, क्योंकि हमारे बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शाम को मैं खाना खाती हूँ तो मेरी माँ ने आम का अचार बनाया हुआ था। मुझे आम का अचार देखते ही डॉक्टर की बातें याद आती है। रात हो जाती है तो सब सो जाते हैं, मैं तुरंत ही अचार और खाना लेकर डॉक्टर के कैंप पर चली जाती हूँ। वह अभी सो नहीं रहे थे, वह फ़ोन में बिजी थे। डॉक्टर साहब मुझे इतनी रात में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम्हारी पापा की फिर से तबीयत खराब हो गई है। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए आम का अचार लाई हूँ और खाना भी। वह खाना मैं उनके पास रख देता हूँ और कहती हूँ मैं अब जा रही हूँ, तुम ये खाना खा लेना और अचार भी। उन्होंने कहा अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा तुम्हें आम का अचार बहुत पसंद है इसलिए मैं तुम्हारे लिए आम का अचार लाई। अब मैं जा रही हूँ, इतनी रात को कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ।
मैं तुरंत ही घर वापस आ जाती हूँ और सो जाती हूँ। सुबह उठती हूँ तो सुबह सुबह ही सरपंच मेरे घर आते हैं और मेरे पिताजी से कहते हैं, मेरा लड़का तुम्हारी लड़की को पसंद करता है, वह तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता है। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर हो तो शादी कर दे इन लोगों की। सरपंच ने पहले ये भी बता दिया था कि अगर तुम शादी करने के लिए राजी हो तो अच्छी बात है, अगर करने के लिए राजी नहीं हो तो मेरा लड़का तुम्हारी लड़की को उठा लेगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें शादी करनी है या नहीं। ये बात जब सरपंच कहता है तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं बहुत डरी हुई खड़ी थी। मेरे पिता भी तुरंत ही रोने लगे और कहने लगे, तुम्हें तो कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, तुम लोग इतने अमीर हो, मेरी बेटी के साथ क्यों करना चाहते हो। तो सरपंच कहने लगे, मेरे बेटे का दिल आ गया है तुम्हारी बेटी पर, अब उसकी मर्जी, वह किसी से भी करे शादी, उसी से मैं भी शादी करवाऊंगा उसकी। सरपंच कहने लगा, अब मैं जा रहा हूँ, और सरपंच अपने घर चला जाता है। मेरे पापा सर पर हाथ रखकर रो रहे थे और कह रहे थे, ये कैसी किस्मत है, मेरी बेटी को उसे परिंदे से शादी करनी पड़ेगी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ नहीं करवा सकता। मेरी माँ भी पास खड़ी हुई थी तो मैं मम्मी के गले लगाते रोने लगते हैं और कहते हैं, मैं उसे दरिंदे से शादी नहीं करूंगी। ये बात सारे गांव वालों को पता चल गई थी कि सरपंच का लड़का कनक से शादी करना चाहता है और सरपंच कनक के घर रिश्ता भी लेकर गए हुए हैं। अब हम लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। और उधर डॉक्टर साहब भी कैंप हटाकर अपने घर जा रहे थे। पापा रोते रोते कहते हैं, अब तुम घर से बाहर क्या, रूम से बाहर भी नहीं निकलना है। वह रूम में मुझे कैद कर देते हैं, मेरा रूम में ही खाना जाता था, सब रूम में ही होता था। डॉक्टर साहब मुझसे मिलने आते हैं जब डॉक्टर साहब कैंप हटाकर अपने घर जा रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी ने मिलने से मना कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर साहब मुझसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे इस बारे में कहा नहीं और डॉक्टर साहब गांव छोड़कर चले जाते हैं। मैं बहुत उदास थी डॉक्टर साहब की जाने से, क्योंकि मुझे भी उनसे अटैचमेंट हो गई थी। मैं आखिरी टाइम डॉक्टर साहब से मिल भी नहीं पाए और डॉक्टर साहब छोड़कर चले गए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि डॉक्टर साहब मुझसे नहीं मिल पाए, लेकिन हम लोगों की फ़ोन पर बातें हुआ करती थी। बात होती थी तो मुझे ऐसा ही लगता था कि वह मुझसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रपोज नहीं किया। वही सरपंच का लड़का मुझ पर रूष्ट था, क्योंकि मेरे पापा ने गांव के बड़े लोगों से कह के पंचायत तक बात पहुंचा दी। पंचायत तक बात पहुंच जाने के कारण सरपंच मेरे घर पर जाकर मेरा हाथ पकड़ के कह रहा था कि शादी के लिए मान जाओ, वरना तुम सोच नहीं सकती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। वह मुझे हाथ पकड़कर बाहर खींचने लगता है तो मेरे पापा उसके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मेरी बेटी तुमसे शादी कर लेगी, लेकिन तुम उसे कहीं मत ले जाओ। ये बात सुनकर सरपंच का लड़का कहता है, ठीक है, तो मैं शादी की तारीख निकलवाता हूँ। तो सरपंच का लड़का मेरे घर से चला जाता है। मेरे घर में बहुत रोना धोना हो रहा था, मैं भी बहुत रो रही थी, क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे दरिंदे से होने जा रही थी जो बहुत ही खतरनाक था। मेरे पापा शादी करने के लिए राजी हो गए थे, इसलिए मैं पापा से बहुत नाराज थी। मैंने पापा से कहा, पापा क्या सच में आप मेरी शादी उस दरिंदे से कर दोगे? तो पापा रोते रोते कहने लगते हैं कि बेटा, मैं तेरी शादी कभी उस दरिंदे से नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। मुझे रात में बहुत डॉक्टर साहब की याद आ रही थी, तो मैं डॉक्टर साहब के पास फ़ोन कर देता हूँ और सारी बातें बताती हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं, कनक, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलो। तो वह कहने लगे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे गांव में ये सब नहीं बोल पाया, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं तुम मुझे इनकार न कर दो, इसलिए मैंने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ, आई लव यू कनक। तो मैं भी अपने दिल की सारी बात बता दी। मैंने कहा, पता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, पहले तो मुझे डॉक्टर साहब ना कहा करो, मुझे कुछ और कहा करो। तो मैं उनका नाम गोलू रख दिया। अब मैं प्यार से उन्हें गोलू कहकर पुकारती थी। राजू मेरी सारी बात सुनता है तो कहने लगता है, तुम शहर आ जाओ, हम लोग यहीं रहेंगे। मैंने कहा, मैं इस बारे में अपनी मम्मी पापा से कल बात करूंगी। कल हुआ तो मैंने सारी बातें गोलू की अपने घर में मम्मी पापा से बता दी। मेरे मम्मी पापा कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी इसी में भलाई है, क्योंकि वह दरिंदा तो ऐसे मानेगा नहीं। मेरे मम्मी पापा बस स्टेशन छोड़ने हमको आते हैं। मेरी मम्मी पापा मेरे चेहरे को छुपाने को कहते हैं। मैंने कहा, चेहरा क्यों छुपाना,
तुम मेरी मम्मी पापा कहने लगी कहीं किसी ने तुम्हें जाते हुए देख लिया और उसे दरिंदे से बता दिया तो वह पता कर लेगा कि तुम कहाँ गई हो और किस लिए गई हो, इसलिए तुम मुंह ढक लो ताकि तुम्हें कोई देख न पाए। मैं बस से गोलू के घर पहुंचती हूँ। घर में एंट्री करते हैं मैं घर को देखती हूँ तो घर बहुत आलीशान बना हुआ था। गोलू बहुत ही अमीर लग रहा था क्योंकि वह एक डॉक्टर। वह मुझसे कहता है तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। गोलू मुझे बहुत प्यार करता था, मैं भी गोल से बहुत प्यार करती थी। हम लोग बहुत अच्छे से मिलकर रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद हम लोग शादी कर लेते हैं और हम आप शादी के बंधन में बंध चुके थे। अब गोलू मेरा पति हो गया था और मैं उसकी पत्नी हो गई थी। एक दिन गोलू किसी मरीज का चेकअप करने के लिए उसके घर जाता है। घर पर मैं और गोलू ही रहते थे। गोल चेकअप करने के लिए चला जाता है। आप घर पर मैं अकेली थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई है और दरवाज़ा खटखटाना की भी एक बार आवाज़ आई थी। मैं दरवाजे के पास मैंने कहा कोई है क्या, लेकिन दरवाजे से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम है, लेकिन फिर से दरवाजे पर आवाज़ आती है। अब की बार बहुत तेज तेज से कोई दरवाजे पर हाथ मार रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं सोच रही थी इस टाइम आखिरकार कौन दरवाजे पर हाथ मार रहा है। रात के लगभग 2 बजे थे। घर पर कोई नहीं था। मैं गोलू को फ़ोन लगाने की सोची, लेकिन मेरा फ़ोन भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग मेरे गेट को तोड़ के अंदर घुस आते हैं। वह 4 इंसान थे। मैं उन लोगों से कहा तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो, तो वह लोग कुछ नहीं बताते हैं और मुझे गाड़ी में पकड़ के डाल देते हैं और वह 4 आदमी गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैं बहुत चिल्ला और रो रही थी, लेकिन उन लोगों को मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा था। मैं बार बार कह रही थी कि मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, लेकिन वह लोग मुझे नहीं छोड़ रहे थे। मैं रोते रोते बेहोश हो जाती हूँ। मैं जब बेहोश होकर उठती हूँ तो मैं एक बहुत बड़े रूम में थी। रूम में कोई नहीं था। मैं अकेली ही एक कुर्सी पर मुझे बंद रखा था। थोड़ी देर बाद रूम के अंदर एक आदमी आता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सरपंच का लड़का था। वह मेरे पास आता है। वह मुझसे कहता है तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझसे बच जाओगी और तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैंने उसे सरपंच के लड़के से कहा मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन सरपंच के लड़के ने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपना बनाऊंगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैंने कहा मैं तुमसे शादी सब हरगिज नहीं कर सकती। सरपंच का लड़का हंसने लगा और मुझे रस्सी से बांध रखा था उसने खोल दिया और वह मुझे एक दूसरे रूम में ले जाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह मुझे कहाँ ले जा रहा है। मैं जब दूसरे रूम में जाती हूँ तो उसमें मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी। मेरी मम्मी पापा को बहुत ही पहले से मारा गया है, उनके बहुत खून निकल रहा था। सब लोग जमीन में गिरे पड़े हुए थे, खून से लथपथ थे। मैं अपनी मम्मी पापा और छोटी बहन को देखकर तुरंत ही रोने लगती हूँ। सरपंच का लड़का मेरे पापा के पास जाता है और नहीं फिर से मारने लगता है। सरपंच के लड़के ने अपनी बंदूक निकाल और मुझे कहा गया अगर तुम शादी करने के लिए राजी नहीं होगी तो मैं तुम्हारे परिवार को अभी के अभी खत्म कर दूंगा, और मेरे पापा के सर पर बंदूक लगा देता है। मैं ये सब देखकर बहुत डर जाती हूँ, तो मैं शादी के लिए मान जाती हूँ। अगले दिन मेरी शादी उसे दरिंदे से होने वाली थी। मुझे भी उसी रूम में डाल दिया जाता है जिसमें मेरे मम्मी पापा और छोटी बहन थी। अब हम लोग बहुत रोते हैं। अगले दिन मुझे शादी के लिए तैयार किया जाता है। कुछ महिलाएं मुझे तैयार कर रही थी। मैं उन लोगों से कहती हूँ प्लीज़ मुझे 1 मिनट के लिए फ़ोन दे दो, मुझे किसी से फ़ोन पर बात करनी है, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानता है और मुझे कोई फ़ोन नहीं देता है। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन किसी को मुझ पर तरस नहीं आ रहा था। मुझे मंडप में ले जाया जाता है। मेरे मम्मी पापा पास में ही खड़े हुए थे और दूल्हे को रूप में वह दरिंदा था। मैं उसी टाइम अपने पति को बहुत याद कर रही थी और बहुत मिस कर रही थी। मैं सोच रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो मर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे मौत भी नसीब नहीं हो रही थी। मैं इस टाइम तो सोच रही थी कि कोई मुझे मार दे, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन इस दरिंदे तेरे से शादी करना नहीं। मैं सिर्फ अपने फैमिली के लिए शादी करने के लिए तैयार हो गई, वरना मैं इस दरिंदे से शादी करने के लिए कभी मंजूर नहीं होती। मुझे मंडप में बैठाया जाता है और वह दरिंदा भी मेरे पास बैठता है। सरपंच भी पास में ही खड़ा हुआ था और बहुत हंस रहा था। सब लोग बहुत हंसी खुशी थे, लेकिन मेरी फैमिली के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी मैं देखती हूँ कि पुलिस वाले दौड़ते हुए आ रहे हैं।
सरपंच के लड़के ने तुरंत ही अपने पापा से कहा, क्या आपने इन पुलिस वालों को भी बुलाया है शादी में? तो सरपंच कहने लगा, मैंने तो कोई पुलिस वालों को नहीं बुलाया, तो ये पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं? सरपंच के चेहरे पर अब डर था। पुलिस सरपंच के पास आती है और एक इंस्पेक्टर भी साथ में होता है। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति गोलू भी आ जाते हैं। मुझे समझ आ गया था कि गोलू ही पुलिस वालों को लाया है। पुलिस वाले तुरंत ही सरपंच और सरपंच के लड़के को अरेस्ट करते हैं। सरपंच और सरपंच का लड़का पुलिस वालों से कहता है, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। अभी तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। सरपंच और सरपंच के लड़के ने तो पुलिस वालों को ही धमकी देनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर ने तुरंत ही सरपंच और सरपंच के लड़के को वहीं पीट दिया। सरपंच और सरपंच के लड़के को इंस्पेक्टर ने वहां पर बहुत ज्यादा मारा। उन लोगों के नाक और मुंह से बहुत खून बहने लगा था। सरपंच और सरपंच का लड़का कहने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन अब पुलिस वालों के चंगुल में थे तो पुलिस वाले कैसे छोड़ सकते थे। मैं भी अपनी सारी बात बताई पुलिस वालों को और कहा, मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन को इन लोगों ने बहुत मारा है। पुलिस वाले तुरंत ही सरपंच और सरपंच के लड़के को थाने में बंद करने के लिए ले जाते हैं। पंडित भी बैठा हुआ था। मेरे मम्मी पापा ने मेरा हाथ तुरंत ही गोलू के हाथ में रख दिया और कहने लगे, अब इस मंडप में मेरी बेटी और डॉक्टर साहब की शादी होगी। गोलू कहने लगा, लेकिन मैं शादी कर चुका हूँ। तो मेरे पापा कहने लगी, तो क्या हुआ, अब मैं कर रहा हूँ। तो गोलू कहने लगा, ठीक है, मुझे क्या, मैं तो फिर से क्या, मैं तो 10 बार कर लूँ। तुरंत ही मंडप में गोलू बैठ जाता है। अब की बार शादी सबके सामने मेरी गोलू के साथ हो जाती है और सरपंच के लड़के को पुलिस पकड़ के ले जाती है। मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत आदर और सत्कार से मुझे गोलू के साथ शहर के लिए विदा कर दिया। अब मेरी फैमिली भी बहुत खुश रहने लगी थी और मैं भी अपने पति के साथ बहुत खुश रहने लगी थी। अब मेरा जीवन और मेरी मम्मी पापा और छोटी बहन का जीवन बिल्कुल चेंज हो गया था। मेरा पति मेरा सब कुछ था। मेरे पति ने मेरी इज्जत और अपनी इज्जत बचा ली। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।